हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 11 दैट इज़ इवोल्यूशन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर एंड हैमिल्टन रूल। अगर आप महाराष्ट्र सेट, CSR नेट, गेट और DBT इसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। सो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम अपनी खुद को लेकर यहाँ पे अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर समझना चाहें तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हमने हमारे रास्ते में बहुत सारे लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, राइट, लेकिन हम हर किसी की मदद नहीं करते। उसी तरह अगर किसी अपने को किसी मदद की ज़रूरत हो तो हम इमीडिएटली उनकी मदद करने चले जाते हैं। अगर हम कहीं पर भी हो और हमें हमारे अपनों को अपनी ज़रूरत है तो वी कैन डू एनीथिंग टू हेल्प देम आउट, राइट। अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर क्या है ये समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम सब ने लायन किंग ये मूवी देखी है, राइट। सो लायन किंग मूवी में जो मेयर कैट्स होती है, जो पुम्बा है, उनके साथ जो एनिमल वहाँ पे दिखाया गया है दैट इज़ द मेयर कैट। सो मेयर कैट हमें पता है कि ये ऐसे दो पहियों पर खड़े रहकर यहाँ वहाँ देखती है। सो इस पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ से बहुत सारे मेयर कैट्स दो पहियों पर खड़े हुए हैं। सो इस बिहेवियर को या इस स्टैंडिंग पोजिशन को कहते हैं सेनिटल बिहेवियर ऑफ द मेयर कैट। सो ये ऐसे दो पैरों पर खड़े रहकर आखिर में देखती क्या है। सो इनके पीछे, यहाँ पिक्चर में नहीं दिखाया गया है लेकिन इसके पीछे जो है इनके रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, इनके पेरेंट्स होंगे, वो वहाँ पर पीछे कुछ खा रहे होंगे या फिर पर्टिकुलरली रेस्ट कर रहे होंगे। और ये जो मेयर कैट्स है ये वहाँ पे ऐसे खड़े रहकर कोई प्रेडिएटर आ रहा है क्या इसके लिए ये देख रहा है। सो कोई प्रेडिएटर्स वहाँ पे आ रहा है क्या ये देख रहे हैं। सो ये जो बिहेवियर है इसे हम कहेंगे अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। दैट इज़ अगर कोई प्रेडिएटर वहाँ पे उन्हें दिखा तो ये जो पर्टिकुलर मेयर कैट है वो क्या करेंगी, एक अलार्म कॉल जनरेट करेंगी। दैट इज़ किसी विशिष्ट प्रकार का आवाज़ जनरेट करेगी और वो पर्टिकुलर साउंड जो है वो बाकी इंडिविजुअल को, जो कि इनके रिलेटेड इंडिविजुअल पीछे है, उनको समझ में आ जाएगा और ये अपनी जान बचा सकेंगे। सो पर्टिकुलरली ये जो मेयर कैट है, ये जो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो कर रही है, यहाँ पे खड़े रहकर प्रेडिएटर को देख रहे हैं और साउंड क्रिएट कर रही है। अगर वो किसी भी प्रकार का साउंड जनरेट करती है तो प्रेडिएटर पहले इन्हें देखेंगे, राइट। सो प्रेडिएटर इन्हें देखने के कारण इनकी जान जाने के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल। इसीलिए वो अपनी जान रिस्क में डालकर बाकी लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं और इसी बिहेवियर को हम कहते हैं अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। So altruistic behavior are those that increase the fitness, that is survival and reproduction of other individual, while simultaneously decrease the fitness of individual performing the act. जो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है उसे हम एक्टर कहते हैं, राइट। सो एक्टर अपनी खुद की जान रिस्क में डालकर अपनी बाकियों की जान बचाता है। इसी बिहेवियर को हम कहते हैं अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। और ये जो बिहेवियर है वो मोस्ट कॉमनली सोशल कम्युनिटी एनिमल्स में ज़्यादा देखा जाता है। सो मेयर कैट जो है ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दैट इज़ मेयर कैट कीप द सेंट्री स्टैंडिंग गार्ड टू वार्म द रेस्ट ऑफ द कॉलोनीज अबाउट द इंट्रूडर्स इवन दो द सेंट्री इज़ पुटिंग इटसेल्फ एट द रिस्क। क्योंकि वो किसी ऊंची जगह पर जाकर ऐसे खड़े रहते हैं तो सबसे पहले प्रेडिएटर को यही एनिमल्स दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर। So meerkat exhibits the altruistic behavior, particularly though the senetal or the guard duty, where they scan for the predator to warn the group, even putting themselves at the potential risk. That senetal behavior is nothing but the meerkat often standing on their hind leg or a climb to the high vantage point to scan the horizon for the predators. So this is all about the altruistic behavior. I hope आपको definition समझ में आ रही होगी कि what I want to say about the altruistic behavior. So चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ द किन सिलेक्शन। सो किन सिलेक्शन इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। लेकिन अगर हम देखें एक अननोन पर्सन है जिसे हमारी मदद की ज़रूरत है और उसी जगह पे
हमें अगर हम देखें तो हमारे नीज़ जो है, हमारा नीज़ है जिससे हमारी मदद की ज़रूरत है। इन दोनों लोगों में से हम पहले किससे मदद करेंगे, तो हमारी नीज़ को मदद करेंगे क्योंकि वो हमारा रिलेटिव है, राइट। सिमिलरली किन सिलेक्शन मतलब क्या, दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। बट अगर किसी रिलेटिव्स को हम मदद कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे किन सिलेक्शन। It is proposed by W.D. Hamilton. Explain how altruistic behavior, that is a behavior that benefit the other at the cost of the actor, can evolve. It based on the idea that the individual can increase their genetic representation to the next generation not only by having their own offspring but also by helping the relatives who share their genes. हम अपनी जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब अपना जीन को बचा रहे हैं, ये सिर्फ अपने ऑस्प्रिंग को बचा कर नहीं होगा क्योंकि हम अपने कुछ अमाउंट ऑफ जीन्स अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करते हैं। एनिमल्स इस तरह से किन सिलेक्शन या किन के लिए अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करता है क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल उस ऑर्गेनिज्म का रिलेटिव है तो वो रिलेटिव्स को बचाएगा तो भी वो कुछ परसेंट तक अपने जीन को उस एरिया में ज़िंदा रख पाएगा। दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर टूवर्ड्स द किन, दैट इज़ टूवर्ड्स द रिलेटिव्स, इसे हम कहते हैं किन सिलेक्शन। Kin selection is a type of natural selection where an individual behavior, even if cost of them, is favored because it increases the reproductive success of their relatives who share the proportion of this gene. हमें पता है नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, जो चीज़ें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए मदद करती है, वो जो कैरेक्टर है वो अगली जनरेशन में पास होता है, जिसे हम सिंपली कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एक्टर है वो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद कर रहा है। ये जो बिहेवियर है, ये तो बिहेवियर अगले जनरेशन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसमें एक्टर की जान चली जा रही है। बट एक्टर की अगर जान चली जा रही है तो अगर हम देखें तो बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ पे ज़िंदा रह रहे हैं। अगर रिलेटिव्स ज़िंदा रह रहे हैं तो वो ऑस्प्रिंग, वो इंडिविजुअल के कुछ अमाउंट ऑफ जीन्स उस एरिया में रह रहे हैं। अगर उस एरिया में वो जीन ज़िंदा रख पा रहा है, मतलब कुछ प्रपोर्शन ऑफ जीन उस एरिया में रह रहे हैं, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो उसके जीन को सर्वाइव करने के लिए मदद कर रहा है। इसीलिए ये पर्टिकुलर किन सिलेक्शन या अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है, ये अगले जनरेशन में पास होता है क्योंकि वो अपने जीन को सर्वाइव करने के लिए मदद करता है। इसीलिए किन सिलेक्शन ये नेचुरली सिलेक्ट किया गया बिहेवियर है, इसीलिए जनरेशन टू जनरेशन ये ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किन सिलेक्शन वाई इट इज़ नेचुरली सिलेक्टेड और किन को ही हम रिलेटिव्स कह रहे हैं। इसका मतलब यही अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर अगर किसी रिलेटिव्स के लिए ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है तो उसे हम कहेंगे किन सिलेक्शन। इन किन सिलेक्शन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो है अ पैरी डॉग exhibits a behavior appearing an altruistic such as issuing alarm call to warn other of the predators, potentially risking them own safety, and this behavior is linked to the kin selection. ये जो पर्टिकुलर डॉग्स है ये अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। ये प्रेडिएटर्स को देखते हैं, अगर प्रेडिएटर उन्हें देखा तो ये अलार्म कॉल जनरेट कर देते हैं और अपने रिलेटिव्स को उस प्रेडिएटर से बचाते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन किन सिलेक्शन। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बर्ड्स में भी किन सिलेक्शन देखा जाता है। फ्लोरिडा स्क्रब जेस विच एग्जिबिट अ किन सिलेक्शन थ्रू एन कोऑपरेटिव ब्रीडिंग। ये बर्ड्स जो है वो कोऑपरेटिव ब्रीडिंग करके किन सिलेक्शन शो करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्प्रिंग्स अगर उस एरिया में उनके रिलेटिव्स के रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स उस एरिया में ज़िंदा रह पाएंगे। वेयर द ऑस्प्रिंग रिमेन इन देयर नेचुरल टेरिटरी and help raising their siblings even after reaching maturity, hereby increase the reproductive success of their relatives. Reproductive success ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो
सारे मिलकर अपने रिलेटिव्स के ऑफस्प्रिंग को फीडिंग करते हैं और टेरिटरी प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल अबाउट द किन सिलेक्शन. सो किन सिलेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हैमिल्टन ने एक रूल दिया था जिसे हम कहते हैं हैमिल्टन रूल. सो हैमिल्टन रूल अंडरलाइन द थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस. सो हैमिल्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव फिटनेस. सो व्हाट इज़ दैट इंक्लूसिव फिटनेस, हम देखते हैं. सो इंक्लूसिव फिटनेस जो है दैट इज़ अप्लाइंग ओनली टू द रिलेटिव्स, दैट इज़ कॉल्ड एज अ किन सिलेक्शन. So inclusive fitness theory posits that an organism evolutionary success is not solely determined by its own survival and reproduction, but it's also by the survival and reproduction of its relatives who share the proportion of its genes. So inclusive fitness, that we call it as a total fitness of an organism, it not only depend upon the surviving their own offspring, बट इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सर्वाइविंग ऑफ देयर रिलेटिव्स. बिकॉज अगर हम रिलेटिव्स को सर्वाइव कर रहे हैं और सर्वाइवल दे रहे हैं या फिर किसी भी तरह का अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करके उनको बचा रहे हैं, इसका मतलब हम जो जीन्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं वो भी उस एरिया में बचे रह रहे हैं. सो इसीलिए इंक्लूसिव फिटनेस को कहा जाता है इट इज़ अ sum of direct fitness plus indirect fitness. So what is exactly the direct fitness is the reproductive success of an individual based on its own offspring. अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करके फॉर एग्ज़ाम्पल उनके 5 ऑस्प्रिंग्स को बचा रहा है, मतलब 5 ऑस्प्रिंग्स वहाँ पे ज़िंदा रह रहे हैं, तो 5 ऑस्प्रिंग ज़िंदा रह रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट फिटनेस कहेंगे. और इनडायरेक्ट फिटनेस इज़ नथिंग बट कोई भी ऑर्गेनिज्म अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करके अपने रिलेटिव्स को बचा रहा है, तो वो रिलेटिव्स को बचाने का जो नंबर है उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट फिटनेस. सो रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटिव्स who is also influenced by an individual action. जो इंडिविजुअल अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करके किसी रिलेटिव्स को बचा रहा है तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट फिटनेस. सो इंक्लूसिव फिटनेस इज़ नथिंग बट द डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस. सो डायरेक्ट फिटनेस को हम कैसे निकालेंगे और इनडायरेक्ट फिटनेस को कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊँ. जस्ट सी व्हाट इज़ एग्जैक्टली द हैमिल्टन रूल इज़. सो हैमिल्टन रूल इज़ नथिंग बट ने जैसे इंक्लूसिव फिटनेस की थ्योरी दी थी वैसे ही एक रूल भी दिया था. ये जो रूल है वो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है तो ही वो ऑर्गेनिज्म अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो कर सकता है या फिर करेगा. इसमें अगर हम सी देखें तो सी है कॉस्ट, दैट इज़ आर बी इज़ ग्रेटर दैन सी. सो सी जो है दैट इज़ अ कॉस्ट. जो भी इंडिविजुअल अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है वो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करते वक्त उसे जितना कॉस्ट पे करना पड़ा दैट इज़ सी. है बी. बी इज़ नथिंग बट द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट. एक्टर ने अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करके कितने रिलेटिव्स को या फिर कितने ऑस्प्रिंग्स को बचाया, दैट इज़ द नंबर ऑफ बी. So that is the benefit. So benefit to the recipient. How many more offsprings are produced or how many more offsprings are survive, that is nothing but the B. And R is nothing but the relatedness, that is a proportion of related genes. अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो कर अगर ऑर्गेनिजम्स अपने ऑस्प्रिंग को बचा रहा है, इसका मतलब ऑस्प्रिंग के साथ वो अपनी कितनी परसेंट जीन शेयर करता है, दैट इज़ अ 50%. 50% जीन शेयर करता है, दैट इज़ इन द परसेंट. हमें परसेंट निकाल कर अगर हम देखें सो 0.5 आता है. सो 0.5 क्या है, प्रपोर्शन ऑफ शेयर जीन्स. सो कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे हर एक रिलेशन जो है वो डिफरेंट जीन परसेंटेज शेयर करेगा और इसीलिए उनका कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस भी अलग आएगा. अगर हम पैरेट और ऑस्प्रिंग के बारे में देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस आता है 0.5. अगर हम सिबलिंग्स में देखें तो सिबलिंग्स में भी आता है 0.5. अगर हम हाफ सिबलिंग्स में देखें तो वो आता है 0.25. अंकल, आंटी, नेफ्यू, नीस, ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस, इनमें जो जीन शेयरिंग होती है दैट इज़ 0.25.
अगर हम कज़न्स में देखें तो कज़न्स में हम 0.125 जीन्स शेयर करते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस. सो हैमिल्टन रूल के अनुसार अगर रिलेटेडनेस इनटू बेनिफिट अगर ज़्यादा है कॉस्ट से तो ही ऑर्गेनिज्म अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करता है. R is coefficient of relatedness, B is benefit and C is nothing but the cost. I hope ये आपको समझ में आया होगा. यहाँ पर अगर हम देखें तो इंक्लूसिव फिटनेस को हमने कहा था डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस, राइट. सो डायरेक्ट फिटनेस को हमें निकालना होगा. तो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है और अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करते वक्त उन्होंने अपने खुद के 5 ऑस्प्रिंग्स को क्या किया, बचाया. 5 ऑस्प्रिंग को बचाया मतलब बेनिफिट कितना हुआ 5 ऑस्प्रिंग का इनटू उनके साथ उनका जो रिलेशन है वो क्या होगा, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा 0.5 क्योंकि वो अपने ऑस्प्रिंग के साथ 50% जीन शेयर करता है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस 0.5 होगा. सिमिलरली वही अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करते वक्त उन्होंने 3 अपने रिलेटेड इंडिविजुअल्स को बचाया. फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने नीज को बचाया. 3 नीज जो है वो उस केस में सर्वाइव हुई. अगर हम यहाँ पे देखें 3 नीज मतलब नीज के साथ वो अपना 0.25 जीन शेयर करता है प्लस बेनिफिट जो हुआ वो कितने ऑर्गेनिज्म को हुआ, 3 लोगों को हुआ, इसीलिए इनटू यहाँ पे हम 3 करें. इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर आएगा वो होगा इंक्लूसिव फिटनेस. अगर आपने यहाँ तक मेरे वीडियोस समझ में आ रही होगी आपको, तो इस चीज़ का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि इंक्लूसिव फिटनेस इस ऑर्गेनिज्म की कितनी रहेगी. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे का देखते हैं. सिलेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है हनी बीज. हनी बीज में हमें पता है कि एक क्वीन होती है, जो कि क्वीन होती है वही एग्स ले करती है और जो सिस्टर्स होती है मतलब जो बीज जो है वो फर्टिलाइज नहीं करती, वो क्या करती है, वो इन पर्टिकुलर ऑस्प्रिंग का ख्याल रखती है, उन्हें फीड करती है, उन्हें प्रेडिएटर से बचाती है. वो ये सारा काम कौन करती है, तो वो उसकी क्वीन की सिस्टर्स करती है. kin selective behaviors in the bee. Sterility of the worker bees. Thus bee forgo reproduction to help the queen raise her offsprings. जो वर्कर बीज होती है वो रिप्रोडक्शन को चूज़ नहीं करती है, वो क्या करती है, क्वीन के ऑस्प्रिंग को राइज करने के लिए मदद करती है. और जो क्वीन होती है वो उनकी क्या होती है, सिस्टर होती है. इसीलिए सिस्टर को मदद करने के लिए, दैट इज सिस्टर के तरफ अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करने के लिए ये जो वर्कर बीज होती है वो फर्टिलाइजेशन को क्या करती है, यूज़ ना करके अपने सिस्टर के ऑस्प्रिंग को फीड करके राइज करने के लिए मदद करती है. दस इंश्योरिंग द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शंस ऑफ देयर शेयर्ड जीन्स. जो सिस्टर्स होती है वो अपने क्वीन के साथ कुछ ना कुछ जीन शेयर करती है, इसीलिए वो क्या करती है, ये अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करती है. उसके बाद है फॉरेजिंग एंड नेस्ट मेंटेनेंस. वर्कर बी forage for food and maintain the hives behaviors that benefit the entire colonies and consistently their relatives. अपने हिव्स को बचाने के लिए और फूड को प्रोवाइड करने के लिए ये जो पर्टिकुलर वर्कर बीज है वो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करती है. उसके बाद है कॉलोनी डिफेंड. वर्कर बीज डिफेंड द हिव्स अगेंस्ट द प्रेडिएटर, द रिस्की but the altruistic behavior that protect the colonies and its member including their relatives. यहाँ पे रिलेटिव्स को बचाती है, इसीलिए जो हनी बीज होती है वो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करती है. मतलब यहाँ पे किन सिलेक्शन मोस्ट कॉमनली क्या होता है, शो होता है बाय द वर्कर बीज. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब अगर एक जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक जीन जो आएगा वो मदर से आएगा और एक जीन जो आएगा वो फादर से आएगा और ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड फॉर्म होगा, दैट इज़ वहाँ पे 2 या होगा. इसलिए हम कहते हैं कि मदर और सन में और मदर और डॉटर में
जो शेयर ऑफ जीन है वो है 0.5। अगर हम सिस्टर और सिस्टर में भी कहेंगे तो वहाँ पे भी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस जो है वो है 0.5। मगर हनी बीज में वैसा नहीं होता है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉयड केस। सो हनी बीज में मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो वहाँ पे हैप्लोडिप्लॉयड केस देखा जाता है। सो व्हाट इज़ एक्जैक्टली द हैप्लोडिप्लॉयड केस? सो चलिए देखते हैं। So this is a sex determination system where male are haploid, having a one set of chromosome, and females are diploid, having a two set of chromosomes. So अगर हम हनी बीज के यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे मेल जो होता है वो सिर्फ एक जीन कैरी करता है, दैट इज़ अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वही कन्वर्ट होता है मेल में। मतलब फीमेल ने अगर एग ले किया है, इसमें अगर मेल फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा है तो वो एग कन्वर्ट हो जाएगा मेल फ्लाइज में। फीमेल जो है वो फॉर्म होती है फर्टिलाइज्ड एग के साथ। सो अगर हम मेल को देखें, दैट इज़ ड्रॉन्स को देखें, सो डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग एंड इनहेरिटेड ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, मीनिंग दे हैव नो फादर। मतलब मेल्स जो जीन कैरी करती है वो सिर्फ मदर के पास से आता है। सेकेंडली है फीमेल्स, दैट इज क्वींस एंड वर्कर्स, डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग एंड इनहेरिट टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन फ्रॉम ईच पैरेंट, दैट इज मदर एंड फादर। इसीलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हैप्लॉइड जीन अगर है तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है मेल में, और डिप्लॉयड है तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है फीमेल में। इसलिए इस सिस्टम को कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉयडी, राइट। सो अगर हम क्रोमोसोम काउंट को देखें तो हनी बीज हैव अ 16 क्रोमोसोम्स, 16 क्रोमोसोम वहाँ पे होते हैं। अगर 16 ही है तो वो हो जाएगा मेल, और 32 क्रोमोसोम है तो वो हो जाएगा फीमेल। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर हम यहाँ पे रिलेटेडनेस को देखें तो सिस्टर और सिस्टर में जो जीन्स हो रही है तो सिस्टर और सिस्टर में 0.75% जीन्स जो है वो शेयर होती है। सिस्टर और ब्रदर में अगर हम देखें तो सिर्फ 0.25 रिलेटेडनेस शेयर होती है। सो द फादर जीनोम, सिस्टर इनहेरिट देयर एंटायर हैप्लॉइड जीनोम फ्रॉम देयर फादर, मीनिंग दे शेयर द 100% ऑफ देयर पैरेंटल जीन्स। मदर जीनोम में अगर हम देखें तो दे ऑल्सो इनहेरिट हाफ ऑफ देयर जीन फ्रॉम देयर मदर, and there are 50% chance that they will share the same maternal allele. So total relatedness अगर हम देखें, so this result the total relatedness between the sister of 0.75, that is 50% from father and 25% from a mother. इसीलिए सिस्टर और सिस्टर में जो रिलेटेडनेस होती है वो होती है 0.75, और अगर यही सिस्टर और ब्रदर में देखें तो वो होती है 25। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि बीज के केस में सिस्टर और सिस्टर 0.75 रिलेटेडनेस शेयर करती है, और सिस्टर और ब्रदर 0.25, और मदर और डॉटर ऑफकोर्स 0.5% रिलेटेडनेस शेयर करती है। सिर्फ सिस्टर और सिस्टर और ब्रदर को आपको याद रखना है। इसीलिए ये जो वर्कर बीज होती है वो ज़्यादा जीन अपने सिस्टर की तरफ शेयर करती है। इसीलिए ये जो वर्कर बीज है वो अपनी सिस्टर के लिए अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर ज़्यादा शो करती है एज़ कम्पेयर टू द अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर टूवर्ड्स द ब्रदर, क्योंकि वो ज़्यादा जीन्स अपने सिस्टर की तरफ शेयर करती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बाद एक और एक टॉपिक आता है, हम अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर देख रहे हैं। इसके पहला हमने देखा किंग सिलेक्शन, उसके बाद हम देखने वाले हैं दैट इज़ अ ग्रुप सिलेक्शन। Group selection is nothing but suggested that natural selection can operate not only at the level of individual organisms but also at the level of groups or a populations. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक पूरा ग्रुप अगर हम दो ग्रुप ले रहे हैं, सो एक ग्रुप जो है वो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, और एक ग्रुप अगर हम ले रहे हैं तो वो सेल्फिश है, दैट इज़ उसमें जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे सर्वाइवल ज़्यादा होने के चांसेस किस ग्रुप के हैं कि वो जो ग्रुप है वो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है,
और जो उसके ग्रुप में सेल्फिश मेंबर्स है उनके चांसेस कम है कि वो पूरा ग्रुप क्या करेगा, सर्वाइवल कर सकता है। सो दिस इज़ द केस कि अगर पूरा ग्रुप मिलके अपने मेंबर्स को बचा रहा है अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करके, सो वो ग्रुप ज़्यादा सर्वाइव करेगा। ग्रुप सिलेक्शन का एग्जाम्पल है वेलवेट मंकीज़। सो वेलवेट मंकीज़ पेड़ पे चढ़कर प्रेडिएटर्स पे ध्यान रखते हैं और इस तरह से अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं अपने रिलेटिव्स की तरफ। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप सिलेक्शन। होता है दैट इज़ अ रेसिप्रोकल अल्ट्रिज्म। सो रेसिप्रोकल अल्ट्रिज्म मतलब क्या, जो हम बहुत बार करते हैं, दैट इज़ अगर हमारे दोस्त का फ़ोन आया और दोस्त को कुछ 5,000 रुपये की ज़रूरत है और हमने उनको 5,000 रुपये दे दिए। अगर हमें बाद 2,000 रुपये की ज़रूरत है और वो 2,000 रुपये हमने उसी दोस्त को मांगे जिसको हमने 5,000 रुपये दिए थे और उस दोस्त ने हमें 2,000 रुपये दिए, मतलब उन्होंने रेसिप्रोकल अल्ट्रिज्म हमारे तरफ दिखाया। लेकिन हमने 2,000 रुपये उनसे मांगे और उन्होंने हमें रिटर्न नहीं दिए, मतलब उन्होंने हमें वो नहीं दिए, तो अगली बार अगर वही पर्सन हमें फिर से अगर पैसे मांग रहा है तो हम उसे पैसे नहीं देंगे। सिमिलरली एनिमल्स भी इस तरह से अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करता है, मतलब अगर वो किसी को मदद कर रहा है तो फ्यूचर में उनसे मदद करने की कुछ अपेक्षा कर रहा है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे रेसिप्रोकल अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। So reciprocal altruism in the animal behavior is proposed by the Robert Drivers. It is a form of cooperation where an individual performing an act that benefit another even at the cost of themselves with the expectation that the favor will be returned in the future. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर किसी भी तरह से मदद कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो फ्यूचर में उसकी मदद करेगा। सो ये जो है, अगर उस ऑर्गेनिज्म में फ्यूचर में उसकी मदद की तो ये जो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है, दैट इज़ रेसिप्रोकल अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, ये बहुत सालों तक चला रहेगा। लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म ने उस फेवर को रिटर्न नहीं किया तो उस ऑर्गेनिज्म के साथ ये जो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है वो हमेशा के लिए टूट जाता है। वो ऑर्गेनिज्म फिर उस ऑर्गेनिज्म की मदद कभी नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल मंकीज़ में हम बहुत बार देखते हैं कि एक मंकी दूसरे मंकी के फर जो है वो क्लीन करता है। सो दिस इज़ व्हाट अ रेसिप्रोकल अल्ट्रिज्म। सो पहली बार उस मंकी ने इस मंकी का फर क्लीन किया, सो अगली बार ये मंकी चाहेगा कि ये मंकी उसकी फर भी क्या कर दे, क्लीन कर दे। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द रेसिप्रोकल अल्ट्रिज्म। सो आई होप सो ये अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आपको बिहेवियर इकोलॉजी का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। If you like this particular video, then don't forget to subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video guys. All the best. Keep learning.